सुप्रभात बच्चों। आज अपन पढ़ने आ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ 2 लाख की चोरियाँ। इसके लेखक हैं कामता नाथ, जो अपने को लाख की चोरियों का महत्व समझाएंगे। साथ ही जो आजकल आने वाला टाइम जो है मशीनों का बना हुआ आ गया, तो उससे कितनी बेरोजगारी फैल गई वो अपने को समझाएंगे। तो पहले अपन चलते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थ पर, ताकि कठिन शब्द आपके समझ में आ जाए, तो आपको पाठ में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो बच्चों, ये है अपने कठिन शब्दार्थ। इसका मैं आपको एक एक अर्थ समझाती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। चाव का मतलब है चाहे रखना, इच्छा रखना, रुचि रखना। ठीक है। सलाख का मतलब है एक लोहे की बनी हुई, धातु की बनी हुई एक सलाई। मूल्य का मतलब होता है एक लकड़ी का गोल बना हुआ डंडा, जो अपन ठोक पीट के काम में लेते हैं। फतक का मतलब होता है कि पूर्वजों द्वारा, बड़े बूढ़ों के द्वारा जो मिली हुई संपत्ति होती है, कोई भी काम होता है, कोई भी वस्तु जो होती है वो अपनी कहलाती है पुश्तैनी। जैसे आपके पिताजी जो काम करते थे, आपके दादाजी जो काम करते हैं, वो काम आप करने लगे तो वो हो गया अपना पुश्तैनी धंधा। आगे देखो खपत का मतलब होता है माल बिका हुआ। वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीद कर वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। अपने आजकल के टाइम में बच्चों ऐसा नहीं होता है। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब अपन मार्केट में सामान लेने जाते थे तो अपन वस्तु के बदले वस्तु दे देते थे। आजकल अपने मार्केट में क्या होता है कि जब भी अपन कोई सामान लेने जाते हैं तो अपने को वस्तु के बदले पैसे कैश देना पड़ता है। आगे देखो कसर मतलब घाटा पूरा करना, किसी भी चीज़ की कमी पूरी करना। कि जैसे कई बार क्या होते हैं कि बच्चे बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम होता है वो पूरे जोश के साथ पूरी पढ़ाई करके उस कमी को पूरा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कसर पूरी करना। नाजुक का मतलब होता है बहुत कोमल। पगड़ी का मतलब होता है सिर पर बांधने का एक लंबा चुन्नी टाइप, जो एक दुपट्टा टाइप होता है, जो पहले बुजुर्ग लोग जिसको सिर पे पहनते थे उसको छापा बोलते हैं, उसको पगड़ी भी बोलते हैं। मरहम पट्टी का मतलब होता है जो अपने कहीं लग जाती है, जिसका घाव पे अपन दवा लगाते हैं, पट्टी बांधते हैं, उसको बोलते हैं अपन मलहम पट्टी। मचिया होता है बेटा बैठने की एक, जो रस्सियों से सुतली से बनी हुई एक खाट टाइप होती है, उस खाट का जो छोटा रूप होता है उसको अपन बोलते हैं मचिया। यहाँ देखो अपन चित्र पे चलते हैं। चित्र में मैं आपको समझाती हूँ। चित्र पे आइए आप। ये देखो जो आपको दिख रहा है चित्र, इसमें ये जो छोटी वाली खाट जो आपको दिख रही है, इसको अपन बोलते हैं मचिया। इसको अपन बोलते हैं मचिया। ठीक है बच्चों। अब अपन आके चलते हैं। देखो मचिया की बात है मुखात्मे, मतलब फेस टू फेस बात करना, आमने सामने बैठ कर बात करना। डलिया का मतलब होता है बांस का बना हुआ एक छोटा सा टोकरी टाइप, जिसमें अपन सब्जियां वगैरह रखते हैं। बड़ी बूढ़ी औरतें जब मंदिर जाती है तो उसको लेके जाती हैं, उसको अपन बोलते हैं बांस का बना हुआ एक डलिया। फपना का मतलब होता है सजना, सौंपा देना। कई बार अपन तैयार होते हैं, अपन मारवाड़ी में बोलते हैं आज तो बहुत फप रही है, वैसे ये अपने उर्दू शब्द है फपना। ठीक है बच्चों। तो ये अपने हो गए शब्दार्थ। अब अपन चलते हैं पाठ पे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यहाँ अपने को लेखक क्या कह रहा है कि जब भी गर्मियों की छुट्टियाँ आती थी, जब भी गर्मियों की छुट्टियाँ चालू होती थी, तो मेरे को सबसे बड़ी इच्छा क्या होती थी कि अपने मामा के गांव में जाऊं। क्यों जाऊं? क्योंकि वहाँ से मेरे को खेलने के लिए लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी गोलियाँ जो थी वो मेरे को मिलती थी। इसलिए जब भी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी मेरे को मामा के गाँव जाने की इच्छा होती थी। जैसे आप लोगों की भी गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली होती है, तो आप लोग क्या करते हो, पहले से प्लानिंग बना लेते हो कि गर्मियों की छुट्टियों में अपने को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। वैसे लेखक भी अपने को क्या कह रहा है कि मेरे को भी मामा के गांव जाने की सबसे बड़ी इच्छा होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब देखो यहाँ पात्र आया है एक नया बदलू। बदलू कौन है? एक मनियार है। चित्र पे जाके अपन देखो, ये एक मनियार है। ये क्या है? अपने एक नया पात्र है जो लेखक के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, वो अपने को समझाएगा।
क्या कह रहा है कि बदलू जो है मेरे मामा का गांव का होने के नाते मेरे को उसको मामा बोलना चाहिए था, लेकिन मैं उसको मामा नहीं बोलता था। क्यों नहीं बोलता था? क्योंकि उस गांव के सारे बच्चे जो थे वो बदलू को बदलू काका बोलते थे, इसलिए मैं भी उसको बदलू काका बोलता था। जैसे अपन ननिहाल जाते हैं तो वहाँ के इस उम्र के सारे जितने भी लोग होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मामा मामी ये बोलते हैं। लेकिन लेखक ये कह रहे हैं कि मैं उनको मामा न कह के बदलू काका कहा करता था। बदलू काका का मकान ऊंचे पर बना था। मामा के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में पट्टी रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। चित्र के माध्यम से देखो मैं आपको समझाना चाहूँगी। ये है अपना बदलू। ये क्या करता था, ये देखो यहाँ क्या है, ये लाख की बट्टी है, ठीक है। यहाँ ये लाख पिघलाया करता था और यहाँ से लाख पिघला के यहाँ ये पट्टी के ऊपर टांग दिया करता था और फिर उसको आकार देके यहाँ और चूड़ियाँ बनाता था। और जब चूड़ियाँ बन के तैयार हो जाती थी तो यह यहाँ उन चूड़ियों को रख देता था ताकि उनका आकार ना खराब हो। इस प्रकार अपने को पूरी कहानी समझ में आ रही है कि बदलू जो था वो एक नीम के पेड़ के नीचे, यह जो अपने को दिख रहा है वो नीम का पेड़ है, ये यहाँ एक मचिया पर बैठता था और यहाँ बैठ के वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। आगे देखो बच्चों, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिया पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका उखा रखा रहता था। बदलू जो था वो जब भी लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो कहाँ बैठता था, अपने मचिया पर बैठता था और पास में उसका एक हुक्का, जो पहले के टाइम में, आज भी अपन गाँव में जाते हैं तो लोग हुक्का पीते हैं, तो वो बोल रहा है कि बदलू के पास भी एक हुक्का हमेशा रखा रहता था। बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास पीता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा लेता था। मैं घंटों बैठे बैठे उस पर इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी वर वधू का गलाई हो। यहाँ लेखक अपने को क्या कह रहा है कि जब भी मैं दोपहर का टाइम होता था तो कहाँ जाता था, बदलू काका के पास जाता था। और जब भी मैं वहाँ जाता था तो बदलू काका भी मेरे को एक छोटा मच्छिया जो है वो दे देता था और मैं उनके पास बैठ के उनको चूड़ियाँ बनाता देखता था और घंटों उनके पास में बैठा रहता था। और वो क्या करते थे कि हमेशा 4-6 जोड़ियाँ जो है सुंदर सुंदर बनाते थे और बना के उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनको देखते थे। बदलू मनियार था। चूड़ियाँ बनाना उनका बतक पैसा था। मतलब बदलू मनियार जो था उनको ये पुश्तनी धंधा मिला हुआ था, इनके पूर्वजों द्वारा इनको ये धंधा मिला हुआ था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उनकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत का मतलब अपन ने पहले भी देखा है कि वो जो चूड़ियाँ बनाते थे बहुत सुंदर बनाते थे और उनका माल जो था वो बहुत ज़्यादा बिकता था, ठीक है। उस गांव में भी सभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उनसे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वे कभी भी चूड़ियों का पैसों से बेचना नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। बदलू क्या करता था कि चूड़ियाँ बनाते थे और चूड़ियाँ इतनी उनकी बिकती थी कि आसपास के गांव के लोग भी वहाँ क्या करते थे, चूड़ियाँ लेने आते थे। लेकिन अभी तक भी बदलू जो था वो वस्तु विनिमय के तरीके से चूड़ियाँ बेचता था। चूड़ियों के बदले वो क्या करते थे कि जैसे गेहूँ दे गए, ऐसे वो कोई दूसरी वस्तु लेके चूड़ियाँ बेचता था। इस प्रकार बदलू जो था अपना काम चलाता था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। शादी विवाह अवसरों पर वह अवसर चित पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यहाँ देखो इतनी दूर में अपन क्या करेंगे, यहाँ अपने को ये दिखा रहा है कि बदलू का स्वभाव कैसा था। यहाँ बदलू के स्वभाव के बारे में अपन पढ़ेंगे तो ये क्या कह रहा है कि बदलू का स्वभाव जो था वो बहुत ही सीधा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वभाव का था। किसी प्रकार की किसी से जिद नहीं करता था, लेकिन
वो ऐसा था कि हर समय ये चाहे कोई पूरे साल उससे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता था। लेकिन जब भी किसी की शादी विवाह का समय आता था तो वो सारी कसर निकाल लेता था। अब ये अपन ने पहले देखा है क्या कि कसर का मतलब जब भी विवाह का टाइम आता था तो वो क्या करता था कि वो कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरे को अच्छे से याद है कि एक बार मेरे मामा के यहाँ शादी थी और फिर बात बिगड़ गई थी किसी छोटी सी बात को लेके। तो बदलू ने वो चूड़ियाँ नहीं दी थी। लोहे मनाना एक मुहावरा है कि उसको बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ता है। उसी प्रकार बदलू को उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से मनाया था। ठीक है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। क्या कह रहा है कि सारी कसर कब निकालता था बदलू? विवाह में निकालता था। और विवाह में क्या होता था कि जब भी विवाह होता तो उसको क्या मिलता था कि उसकी पत्नी के लिए, उसकी घरवाली के लिए सारे पहनने के कपड़े उसको मिलते थे, ढेर सारा अनाज मिलता था और पैसे मिलते थे और उसके खुद के लिए पहनने के लिए पगड़ी मिलती थी। इस प्रकार वो जितनी भी कसर होती थी वो सारी कसर विवाह में निकाल लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। यहाँ अपने को क्या है, लेखक बदलू के बारे में क्या बता रहे हैं कि जो बदलू था वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। इसलिए क्या होता था कि बदलू को कांच की चूड़ियाँ जो भी औरतें पहनी हुई दिखती थी उनको एक प्रकार से गूढ़ मतलब गुस्सा होते थे वो। यहाँ गूढ़ सब कार्ड है, गुस्सा होते थे वो। और यहाँ तक गुस्सा हो जाते थे कि वो कभी कभी तो दो चार बातें सुना भी दिया करते थे। मुझसे तो वे घंटों बातें किया करते थे। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। अब लेखक अपने को क्या कह रहे हैं कि बदलू जो है वो लेखक के साथ बैठ के और घंटे बातें करते थे। वो उनको पढ़ाई के बारे में पूछते, लेखक को उनके घर के बारे में पूछते, उनके शहर के बारे में पूछते। और जब लल्ला उनको ये कहता कि भाई शहर में तो सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते, तो बदलू उनको क्या जवाब देता कि शहर की बात और है लल्ला, क्यों अलग है? क्योंकि वहाँ की जो औरतें हैं वो क्या करती है, शहरों में अपने मर्द के हाथों में हाथ डालकर सड़कों पर घूमती है और उनकी कलाइयाँ इतनी नाजुक होती है कि वो लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनकी मौज आ जाए, ऐसा कह के वो उनको टाल दिया करता था। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बजा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उनके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त इस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देता। अब लेखक को बदलू काका क्यों अच्छे लगते थे? क्योंकि जब भी लेखक वहाँ जाता बदलू काका के घर के पास, वहाँ बैठ के बातें करता, तो बदलू काका जो है एक दो गोलियाँ लाख ही उनको बना के देते थे। और लेखक जो थे वो बच्चों क्या करते थे, जैसे आप कांच की गोलियों से कंचों से खेलते हो वैसे लेखक कांच के कंचों से नहीं खेल के लाख की गोलियों से खेला करते थे। इसलिए लेखक को बदलू काका अच्छा लगता था। मैं बोलता हर गर्मियों में छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूसरे शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा सका। लेखक क्या कह रहा है अपने को कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब भी गर्मियों की छुट्टियाँ आती, जैसे आप लोग भी गर्मियों की छुट्टियों में पहले से प्लानिंग करते हो कि मामा के चलेंगे या और कहीं चलेंगे, वैसे लेखक भी क्या करता था, हर छुट्टियों में अपने मामा के घर जाता था और वहाँ जाके क्या करता था, छुट्टियाँ बिताता था। तो दो चार बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन दो चार के बाद में क्या होता है कि उसके पिताजी की, किसके पिताजी, लेखक के पिताजी जो थे उनका ट्रांसफ़र मतलब बदली हो जाती है और वो और कहीं बहुत लंबी दूरी पर जाके रहने लग जाते हैं दूसरे शहर में।
तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ आया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं। क्या हुआ कि जब मामा के गांव वापस आया तो वो कब आया था? कम से कम 8-10 सालों बाद, जब तक लेखक की उम्र जो थी वो बड़ी हो चुकी थी और उनकी जो लाख की गोलियां वो लिया करते थे, उनसे रुचि उनकी हट गई थी। जैसे आप लोग बचपन में क्या करते हो, जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे, घर घर बना के खेलते थे, लेकिन अब आप बड़े हो गए तो आपकी रुचि अलग हो गई। अब आप क्या करते हो, दोस्तों के साथ बैठना उठना, बाहर खेलना, ये चीज़ें पसंद करते हो। वैसे लेखक की रुचि भी क्या हो गई थी कि वो 8-10 सालों में बड़े हो गए थे और उनकी रुचि अलग हो गई थी। उनका इंटरेस्ट बिल्कुल लाख की गोलियों से हट गया था। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मलहम पट्टी करनी पड़ी। यहाँ लेकर क्या कह रहे हैं कि अचानक एक दिन क्या होता है कि वो जब अपने मामा के गांव गए हुए थे तो अचानक उनके मामा की छोटी जो लड़की थी वो हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहन रखी थी और वो बरसात में फिसल के गिर गई और वो हाथ की चूड़ियाँ टूट के उनकी कलाई में घुस गई। कलाई किसको बोलते हैं? जो औरतें हाथों में चूड़ियाँ पहनती हैं वो जगह कलाई होती है। तो लेखक क्या कह रहा है कि उस टाइम मामा के घर में कोई नहीं था और वो सारा काम जो मल्लम पट्टी का था वो किसके ऊपर आ गिरा? लेखक के ऊपर, और उनको मल्लम पट्टी करनी पड़ी। सहसा का मतलब होता है अचानक। मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलने जाऊं। अधे शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। क्या होता है कि जब इतनी सारी घटना हो गई तो लेखक को अचानक क्या होता है एक दिन कि उनको बदलू काका की याद आती है। कब आती है? जब उनके साथ मामा की छोटी बच्ची के साथ घटना घटती है तो उनको बदलू काका की याद आती है और वो उनसे मिलने जाते हैं, उनसे नमस्ते वगैरह करते हैं। उसके बाद में बदलू काका उनको नमस्ते का जवाब देते हैं, लेकिन वो उनको इस प्रकार देखते हैं, निहारना मतलब देखना, उनको इस प्रकार देखते रहते हैं कि जैसे उनको पहचाना न हो। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब लेखक जो है बदलू काका को अपना परिचय देखें और वापस से अपना याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद आए गाँव। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई और न ही बढ़ी। क्या हुआ कि लेखक बदलू काका के पास जाते हैं, वहाँ अपना परिचय देते हैं, उनको याद दिलाते हैं और फिर बैठ जाते हैं। कई देर तक इधर उधर देखते हैं, लेकिन ना ही तो उनको क्या होता है कि बदलू काका की मच्छियाँ, वो छोटी वाली खाट नजर आई जिस पे बैठ के वो काम करते थे, और ना ही उनकी वो पट्टी जो है वो उनको नजर आई। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ने लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। क्या होता है कि कई देर तक लेखक चुप बैठे रहते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आजकल काका काम वाम नहीं करते हो क्या? तो लेखक उनको बताते हैं मशीनी युग। यहाँ देखो, मशीनी युग के बारे में आपको समझना है। मशीनी युग का मतलब क्या है कि जब मशीन का युग आया, यहाँ लेखक अपने को क्या बता रहे हैं? अपनी बेरोजगारी के बारे में बता रहे हैं। लेखक बेरोजगार हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि जब से मशीन का युग आया तो लोग क्या करने लगे? मशीन की बनाई हुई चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करने लगे और लाख की चीज़ों को उन्होंने बंद कर दी, और बदलू काका जो थे वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए। यहाँ तक कि पहले के ज़माने में जो काम खेतों में हाथों से होता था वो अब क्या होने लग गया? मशीन से होने लग गया। जहाँ पहले फसल अपन हाथों से काटते थे, गेहूँ चावल, वो आजकल मशीन से कटने लगे। और इस प्रकार जो है बदलू काका और जितने भी छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे वो बिल्कुल बेरोजगार हो।
लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह की देर तक खांसता रहा। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब दुख। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यहाँ मशीनी युग का मतलब फिर वही आता है। यहाँ आपके पर्सन खड़ा होता है मशीनी युग का, उसको देखो। मशीनी युग आने से पतलू काका पूरी तरह बेरोजगार हो गए थे। ये चीज़ें ठीक है। और जितने भी छोटे मोटे रोजगार थे वो सब भी बेरोजगार हो गए थे। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लड़का कहा। अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम नहीं खिलाया। मुक्ताई, पहले भी मैंने आपको रज बताया। देखो आमने सामने बैठकर, चित्र पर चलो, अपने चित्र देखो। ये देखो, जैसे आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ये लेखक बैठा है, ये बदलू काका बैठा है। ये आमने सामने जो बैठ कर बात करते हैं उसको अपन बोलते हैं मुखातिब। ठीक है बच्चों। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जान लो। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। लेखक क्या कह रहा है कि लेखक एक बार मना करना चाह रहा है, लेकिन लेखक को बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब वो रोजाना बदलू काका के घर आया करता था और गाय के दूध में से मलाई वगैरह खाया करता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हो ये बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, क्या होता है कितनी देर में उनकी बेटी जो रज्जो थी वो बहुत सारे आम लेके आती है और आम लेखक को खिलाने के लिए बोलती है। लेकिन लेखक बीच में बोल देता है कि बहुत ज़्यादा आम है, इतने में नहीं खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। पतलू काका उनको बोल रहे हैं, किसको, लेखक को, कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं चौगुने मतलब 4 गुना, चौगुने मतलब 4 गुना आम एक भगत का मतलब समझिए। लेखक को क्या बोल रहे हैं कि जब मैं आपकी उम्र का था तो मैं 4 गुना आम एक टाइम में खा जाया करता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटा, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि से लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाए तो मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फप रही थी। यहाँ लेखक क्या करते हैं, जब आम लेते हैं तो क्या करते हैं, रज्जो के हाथों को देखते हैं और रज्जो के हाथ में जो चूड़ियाँ होती हैं वो लाख की चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। पपना मतलब शोभा देना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और जब वो लेखक उनके हाथ की चूड़ियों को देख रहे थे तो शायद बदलू काका ये देख के और समझ गए कि लेखक क्या देख रहा है। पतलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं किया, कहा शहर से ले आओ। पतलू काका ने लेखक को क्या समझाया कि ये मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था। जो किसके लिए बनाया था कि गांव में जमींदार की लड़की का विवाह था, उसके लिए मैंने ये जोड़ा आखिरी जोड़ा बनाया था। लेकिन इसके मेरे को वो 10 पैसे दे रहे थे और मेरे को 10 पैसे बहुत कम थे, नहीं लेना था, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया और कहा शहर से लेके आ जाओ, मेरे को नहीं देना है। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि पतलू ने हार मानकर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यहाँ देखो, हार कर भी हार नहीं मानी थी। ठीक है बच्चों, यहाँ अपने को लेखक क्या समझाना चाह रहा है, अपने को लेखक ये समझाना चाह रहा है कि बदलू काका जो था कितना बेरोजगार हो गया था, इतना गरीब था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने व्यापार से समझौता नहीं किया। उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो ये कह रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की जैसे नहीं था कि वो आसानी से टूट जाए, बल्कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, बिल्कुल उनका व्यक्तित्व जो था वो ठोस था, मजबूत था, वो आसानी से टूटने वाला नहीं था। ठीक है, आपको समझ में आ गया पाठ।
मुझे लगता है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। कहानी बहुत अच्छी थी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन क्या करते हैं, इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी प्रकार जो है अपना सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। ओके बच्चों।